हेलो दोस्तों, बहुत ही पावन अवसर पर जहाँ पे आज 22 जनवरी को श्री राम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, उसी दिन हम इस शुभ अवसर पे आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 11th जिस चैप्टर की सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है और जो एक अकाउंटेंट, जैसे हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में अकाउंटेंट बनने वाले हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बने या फिर एक नॉर्मल अकाउंटेंट बने, तो हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि किसी भी फर्म, एंटिटी, चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस है, उसके फाइनल अकाउंट्स बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो बहुत मायने से देखा जाए तो कॉमर्स के बच्चे जो कि अकाउंटेंसी पढ़ते हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए आज का सही दिन चुन के मैं आपके लिए एक वन शॉट वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं आपकी 11th क्लास की बुक में ये दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 18 और 19, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, दोनों को कंबाइंड करके एक वीडियो। इस वीडियो में हमका मतलब मैं ही आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं आपको सारा का सारा टॉपिक जो मिलेगा, मैक्सिमम हो सकता है, उसको कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है और आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो बिना समय खराब किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा चैप्टर रहने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट, तो चैप्टर 18 और 19। और ये वीडियो काफ़ी है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरी देखी और ध्यान से समझ ली तो आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको कंसेप्चुअली ज्ञान देने वाला हूँ, कोई चीज़ रटनी नहीं है हमें। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। क्योंकि आपको पता है आप 11th क्लास के बच्चे हो और आप क्या पढ़ते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप। 12th में आ जाओगे तो पार्टनरशिप, कंपनी, इस तरीके के आपके पास बिजनेस एंटिटीज आने लगेंगी। फिलहाल सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि एक सिंगल बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, सारा रिस्क वो बियर करता है और जो भी प्रॉफिट कमाता है वो भी उसी का होता है। अब क्या है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, एक बहुत भारी काम है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है, लास्ट में अपनी परफॉर्मेंस और पोजीशन को चेक करना। कि साल के लास्ट में, एक साल जब पूरा वो बिजनेस कर लेता है, बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस अफेयर्स करके ईयर एंड में पहुंचता है, लाइक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च को, ऐसे मान के चलते हैं, तो मार्च 31 को उसका ये मानना है कि वो चेक करे कि उसके बिजनेस ने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया या लॉस इनकर्ड किया, और साथ में उसके बिजनेस में अब कितनी एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और साथ ही साथ उसके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज में भी ओनर ने कितना पैसा लगा रखा है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। उसके अलावा जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है उसमें एक्सटर्नल लाइबिलिटी में नॉन करंट कितनी है, मतलब एक साल से ज्यादा है, जो उधार है जो एक साल के बाद देना है अभी, और ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर चुकाना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। इस भारी काम को करने के बाद जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो बिजनेस में फिर बहुत सारी उठापटक होती है। जैसे कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी रही, अगर बिजनेस लॉस में गया तो अरे तुम्हें इसे भगाओ, इसकी वजह से नुकसान हुआ होगा, मतलब किसी नए लोगों को लेकर आते हैं। तो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग भी इसी एक्टिविटी को या इस पूरे सिनेरियो के बाद की जाती है बिजनेस के अंदर। तो कुछ लोगों को धक्का मार देंगे, उड़ा देंगे, कुछ लोगों को नई नई वैकेंसी निकलेंगी, नए नए लोगों को भर्ती किया जाता है। इसलिए देखा हो जनरली जब नया सेशन स्टार्ट होता है तभी जनरली क्यों भर्तियां निकलती हैं, क्योंकि अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस पोजीशन को देखने के बाद डिसीजन मेकिंग्स की जाती है। यूजर्स होते हैं उसमें, इंटरनल यूजर में ओनर, मैनेजमेंट, ये एक्टिविटी करते हैं। क्लियर आपको इतनी बार? चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट में हम क्या करने वाले हैं, एक अकाउंट के लास्ट में परफॉर्मेंस और पोजीशन चेक करने वाले हैं। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि हम प्रॉफिट और लॉस चेक करेंगे, जिसके लिए एक बिजनेस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी को परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बोला जाता है। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट इसका नाम दिया जाता है। और साथ ही साथ इसी फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए बिजनेस क्या करता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, जिसके थ्रू बिजनेस को पता चलता है कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, जिसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं आज के टाइम में, और लाइबिलिटीज में इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में नॉन करंट और करंट। क्लियर? चलिए, तो हम दो चीजें यहां पे सीखेंगे बनानी, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे प्रॉफिट निकलेगा, और एक बैलेंस शीट जिससे हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का पता चलने वाला है।
इसी को करने से पहले मैं आपको दो बहुत छोटी छोटी सी बातें बता दूं जो कि आपके जनरल नॉलेज के लिए होनी चाहिए, और एग्जाम में फाइनल अकाउंट जब फाइनल एग्जाम में बनाने के लिए आएगा तो इस चैप्टर में से कम 10 मार्क्स का पेपर बनता है, और दूसरे चैप्टर को मिला दें तो 3 मिला के 13 नंबर का पेपर इन दोनों चैप्टर में से जर्नली मिलता है। तो उसमें आपको एक एक नंबर के कुछ एमसीक्यू या फिर 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ ले जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि नाम से समझने की कोशिश करो, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है रिकरिंग नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है जो कंसिस्टेंटली बिजनेस में होते रहते हैं, जिनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, उसके लिए रेवेन्यू वर्ड यूज किया जाता है। और कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे खर्चे जो लॉन्ग टर्म में किए जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में करने के बाद वंस अ वाइल अब उनको दोबारा करने में 5 6 7 8 साल का समय लगेगा, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हर साल होते रहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब रेंट पे करना, स्टाफ को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, बिल पे करना, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा करना, बिल्डिंग का रिनोवेशन कराना, मशीन्स का रिपेयरिंग कराना, उनकी सर्विस कराना। ये छोटे छोटे खर्चे, अगर इनका अमाउंट 5 लाख रुपए भी है, अमाउंट पे मत जाना। कुछ बच्चों के माइंड में होता है बड़े खर्चे मतलब बड़ा अमाउंट, नहीं। अगर मैं कहता हूं कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसको हम यूज करते हैं, कोई बिजनेस प्रीमिसेस है, उसके देख रेख में 5 लाख रुपए हर साल खर्च होते हैं, तो क्या आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे? नहीं, आप उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ाना, 10 कमरों की बिल्डिंग को 15 कमरों की बिल्डिंग बनाया, या फिर आपने मशीन थी उसके अंदर कोई और पार्ट ऐड करा के उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया, है ना, उसकी आउटपुट की जो क्षमता है उसको इंक्रीज किया। ऐसे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कभी कभी होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मशीन खरीदना, कार खरीदना, मोबाइल खरीदना, लैपटॉप खरीदना, कोई भी फर्नीचर कुछ भी खरीद लेना बड़ा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, पहचानना आप क्वेश्चन में देखकर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो रनिंग बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन लगना, लेबर को वेजेस पे करना, बिल्डिंग का रेंट पे करना, इस तरीके के खर्चों को हम क्या बोल देते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। तो आए क्वेश्चन तो ध्यान रखना। अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। अब दोनों से ही मुझे क्या पता चलने वाला है? प्रॉफिट। और अगर बिजनेस नुकसान में जा रहा है तो मतलब लॉस। लेकिन प्रॉफिट और लॉस को दोनों को ही दो सिनेरियो में चेक किया जाता है। प्रॉफिट तो ग्रोस प्रॉफिट होगा बिजनेस में, और नेट प्रॉफिट। दो तरीके के प्रॉफिट बिजनेस चेक करता है, एक ग्रोस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। और उसी तरीके से लॉस में भी क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस होगा, तो ग्रोस लॉस होगा या फिर और साथ में नेट लॉस भी हो सकता है। दोनों में से एक एक चीज होने के चांसेस हैं। जैसे ग्रोस प्रॉफिट हो गया और नेट प्रॉफिट हो सकता है, ग्रोस प्रॉफिट और नेट लॉस हो सकता है, ग्रोस लॉस और नेट प्रॉफिट हो सकता है, ग्रोस लॉस और नेट लॉस हो सकता है। मतलब ग्रोस प्रॉफिट या लॉस में से कुछ एक होगा और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में से कुछ एक होगा। तो दो अलग अलग बार एक बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट से कह के अपने प्रॉफिट चेक करवाता है। आपका सवाल होगा ऐसा क्यों करवाता है वो? ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दो अलग अलग तरीके से क्यों चेक करता है? वो इकट्ठा क्यों नहीं अपना प्रॉफिट चेक कर लेता कि एक ही बार में सारे एक्सपेंसेस? अच्छा, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता होगा? ड्यूरिंग द ईयर आप जितने भी एक्सपेंसेस करते हो, है ना, और इन एक्सपेंस को करके आप कुछ इनकम्स जनरेट करते होगे जिसको इनकम बोला जाता है। तो जो इनकम आपने अर्न की, जो आपने कमाया, और इसको कमाने के लिए जो आपने खर्च किया, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस चेक करते हो। अगर इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है तो आप कहते हो हमें प्रॉफिट हुआ, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है उस साल, उसके कंपैरिजन में इनकम आपकी कम रह गई, तो आप कहते हैं कि इस साल बिजनेस लॉस में है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन, सीधी सी बात। इनकम एक्सपेंस का क्या करेंगे आप? कंपैरिजन करेंगे, और उससे आपको प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। अब बात आती है कि ये जो प्रॉफिट है ना, इसको भी कंपनी में बता रहा हूं ना दो बार, एक तो ग्रोस प्रॉफिट चेक करती है, उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट चेक करती है। तो सवाल है कि ये ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में अंतर क्या है? तो देखो जी, होता ये है कि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, ठीक है ना, उसका एक पर्पज है कि उस बिजनेस, जब भी कोई बिजनेसमैन है तो जरूर वो कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई भी बिजनेस, किसी भी टाइप का बिजनेस। जैसे कि मान लो मेरा झंडे बेचने का, अब
राम जन्म भूमि है और उस वहाँ पे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति की। तो मैंने सोचा मुझे झंडे का बिजनेस करना है। इस टाइम पे हमारे हिंदू भक्त जो होंगे वो झंडे खरीदेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे झंडे बेच के, झंडा मेरा बेचना मेरा बिजनेस है कुछ टाइम के लिए, सीजनल बिजनेस बोल सकता हूँ। एक सीजन सा आया है उसमें मैं, उसके बाद फिर मैं 26 जनवरी के झंडे बेचने लग जाऊंगा। उसके बाद फिर आगे कोई ऐसी एक्टिविटी होगी उसके झंडे, तो मैंने मेनली झंडों का ही काम शुरू कर दिया है। तो झंडे बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैं पैसा लगाऊंगा झंडे में, अगर मैं घर पे ही झंडे बनाने लग जाऊं, मैं कोई मशीन लगा लूं जिसमें कपड़ा बनता है, उस पर प्रिंट होता है, इसकी मशीन भी लगा लूं, तो झंडे बनाने के लिए जो मैं खर्चा करूंगा उन एक्सपेंसेस को करने के बाद फिर मेरे झंडे बिकेंगे, जिनको मैं सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलता हूं, उससे आने वाले पैसे का जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो उसको मैं अपना मेन प्रॉफिट बोलता हूं कि ये मेरा मेन एक्टिविटी को करने से कुछ प्रॉफिट हुआ। तो उसी प्रॉफिट को मैं कौन सा प्रॉफिट नाम दे देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट। मेन एक्टिविटी को करने के लिए जो मैंने खर्चे किए और उस एक्टिविटी को करके जो मैंने आउटपुट बनाया, उस आउटपुट को सेल करने से जो मेरा डिफरेंस आया सेल और खर्चों के बीच का, उसको मैं क्या बोलता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अलावा भी मैं और कुछ खर्चे करते रहता हूं, जो कि मैं बिजनेस तो कर ही रहा हूं झंडों का, उसके अलावा भी कुछ काम करता रहता हूं, कुछ मुझे नुकसान हो जाते हैं बेफालतू के, तो कुछ और अदर एक्टिविटी भी होती है जिससे मुझे इनकम और एक्सपेंस होता है। मैं उनको भी जब इसमें प्लस माइनस कर देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस और माइनस, उसके बाद जो मेरा आंसर निकल कर आता है उसको मैं नेट प्रॉफिट बोलता हूं। और इसी प्रॉफिट पर मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं। इसी प्रॉफिट में से मैं कुछ रिजर्व्स बनाता हूं, फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ता हूं। इसी प्रॉफिट को मैं अपने घर भी ले जाता हूं, हम ओनर को भी दे देते हैं, मतलब मालिक ले जाता है, और कुछ जो बच जाता है उसको रिटेन अर्निंग बोल दिया जाता है। मतलब कुछ पैसा बच गया जो बिजनेस में पड़ा रह गया, प्रॉफिट सारा खर्च नहीं हुआ। ये नेट प्रॉफिट में से होता है, ग्रोस प्रॉफिट में से नहीं होता। लेकिन पहले हर बिजनेसमैन का ये काम होता है कि उसको अपना मेन प्रॉफिट चेक करना, जिसको ग्रोस प्रॉफिट बोला जाता है। क्लियर है आपको मेरी बात? बहुत अच्छा। चलिए, तो ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए दोनों में ही एक्सपेंस चाहिए, दोनों के लिए इनकम चाहिए, और नेट प्रॉफिट के लिए वही, दोनों के लिए इनकम और एक्सपेंस दोनों चाहिए हमें। तो जब हम ग्रोस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो जब हम इसमें एक्सपेंस इनकम लिखते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसको ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस बोला जाता है। अब आप कहोगे डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब, वही बच्चे, जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, जब आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो इस मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाला एक एक एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस को अगर आप इग्नोर या डिनाई या कहो कि मैं नहीं कर रहा इसको, तो ऐसा करने से आपकी मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। उन सभी एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। मान के चलो, मेरा गांव से मैं सरसों खरीदता हूं, सरसों समझते हो आप, घर पे ऑयल यूज करते हो, मस्टर्ड ऑयल यही बोलते हैं शायद इसको, सरसों का तेल। तो सरसों के तेल को निकालने के लिए सरसों खरीदनी पड़ती है, फिर मशीनें होती हैं, उस मशीन में उसको निकालना पड़ता है। तो मेरा सरसों का तेल बेचने का काम है, और मेरे सरसों के तेल का ब्रांड है शर्मा ऑयल, शर्मा सरसों का तेल, ऐसे मैंने अपने डब्बे पे लिख रखा है। ठीक है जी। अब उस शर्मा जो सरसों का तेल बिकेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बताओ? मुझे कुछ कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, जिसको मैं सरसों के बीज बोलता हूं, वो दाने जो मैं क्विंटल में खरीद के लाता हूं। तो रॉ मटेरियल को खरीदा मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब इसी के अंदर आ गया। अगर मैं ना खरीदूं तो क्या मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा? नहीं। अगर मैंने इसको खरीदा तो मैं खेत में से इसको अपनी फैक्ट्री तक लेके आऊंगा, तो मुझे कैरेज पे करना पड़ेगा, मुझे फ्रेट पे करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, फैक्ट्री के अंदर लाते वक्त इनवर्ड यूज होता है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, सॉरी फ्रेट इनवर्ड, मुझे ये पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट खर्चा हुआ। मुझे मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, जो मुझसे लेबर होंगे वो अपना पैसा लेंगे, उसको वेजेस बोलूंगा, डायरेक्ट खर्चा। अगर इनमें से कुछ ना करूं, क्या मुझे बताओ, एक एक कटोरिया 10-10 किलो कंधे पे रख के गांव से शहर तक लेके आऊंगा, तो फ्रेट कैरेज डायरेक्ट खर्चा हुआ। नहीं करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। क्या मजदूर नहीं होंगे तो मैं तेल निकलवा पाऊंगा? नहीं निकलवा पाऊंगा, तो डायरेक्ट खर्चा हुआ। क्या मशीन चलाने के लिए मुझे फ्यूल और पावर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो बताओ, क्या फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट खर्चा हुआ? नहीं करा तो मशीन नहीं चलेंगी, मशीन नहीं चलेंगी तो तेल नहीं निकलेगा, तेल नहीं निकलेगा तो बिकेगा नहीं, मेरी मैन्युफैक्चरिंग रुक गई। उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो मैं इसके अलावा लिख दूं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, लिख दूं सीधा। तो अब आप समझ जाओ, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे वो सब डायरेक्ट खर्चे। और अगर कुछ पिछले साल का माल बचा हुआ होगा जो मैं इस साल यूज करूंगा, उस ओपनिंग स्टॉक को भी मैं इसी साल का खर्चा मान लेता हूं, ओपनिंग स्टॉक।
तो मैं इतनी सारी चीजों का यूज करता हूं जिनको मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डालता हूं। उसके अलावा इन सामान को यूज खर्च करने से मैन्युफैक्चरिंग हुई, उससे मेरा एक सामान बन के तैयार हुआ, शर्मा सरसों का तेल। शर्मा सरसों का तेल नहीं है, शर्मा कंपनी का सरसों का तेल। उस सरसों के तेल को मैंने मार्केट में सेल किया, उसको सेल करने से मुझे इनकम हुई, जिसको मैं डायरेक्ट इनकम बोलता हूं, जिसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं सेल्स। अगर कुछ सरसों का तेल खराब हो जाता है, जिसको मतलब जो लोग बागों के यूज का नहीं होता, जिसको इंसान नहीं यूज कर सकते, लेकिन हाँ उसको गाय भैंस जो पशु को पालते हैं वो यूज कर सकते हैं, वो मुझसे ले जाते हैं। मैं कहता हूं ये मेरा स्क्रैप है ऑयल का, लेकिन तब भी ये मुझे सेल करके मुझे कुछ पैसा मिल जाता है। तो स्क्रैप किससे रिलेटेड? स्क्रैप से जो पैसा आया तेल बेचकर, वो भी मेरी डायरेक्ट इनकम का पार्ट हो जाता है। और बच्चों, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, तो सर्विस को देकर भी जो आपको पैसा मिलता है वो भी आपकी मेन इनकम होती है, जिसको आप डायरेक्ट इनकम का पार्ट बोलते हो। जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हो, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो आपको ग्रोस प्रॉफिट, या कभी कभी खर्चा ज्यादा है इनकम कम है तो ग्रोस लॉस बोल देते हैं उसको। इतनी बात समझ में आई? वैसे तो हम इसको अकाउंट बना के आपको समझाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो ट्रेडिंग जो पोर्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक अलग चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दूसरी चीज है। वैसे आगे चल के मैं दोनों को कंबाइंड बनवाऊंगा आपको, लेकिन स्टिल आप ऐसा समझो फिलहाल के लिए कि ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। और ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हमें इनकम एक्सपेंस लिखने हैं, तो हमें कौन से इनकम एक्सपेंस चाहिए? डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए, और हम इनका यूज करके क्या बना देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। इसके अलावा जो इनकम और एक्सपेंस बचेंगे उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम बोल देंगे, जिनका यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। क्लियर आपको इतनी बात? अच्छा, अब मैं देख लूं जरा। ठीक है, तो देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग एंड शिपिंग। ये पैकिंग हटा देना यहां से, पैकिंग का खर्चा बाद का खर्चा माना जाता है, शिपिंग से रिलेटेड देखा जाए। कमीशंस एंड रॉयल्टीज, ये कमीशन रॉयल्टीज भी वही, जो सामान आप खरीद रहे हो उसको खरीदने के लिए अगर आपने कमीशन देना पड़ा, क्योंकि आप जिससे खरीद रहे हो वो कहता है मुझे अगर 10% नहीं दिया तो मैं तुम्हारा माल नहीं डिलीवर कराऊंगा, तो बताओ डायरेक्ट खर्चा हुआ। नहीं डिलीवर कराएगा, कमीशन नहीं दी, तो मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। तो ये कमीशन उस वाली कमीशन से रिलेटेड है जो सामान को खरीदने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट आया तो ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनेगा? तो सबसे फर्स्ट आप हेडिंग डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। डेबिट साइड में आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में आप इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जितने भी इनकम एक्सपेंस ड्यूरिंग ईयर होते हैं, जैसे आप करते थे रेंट पेड, एंट्री बनाते थे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये जो रेंट होता है ये एक्सपेंस होता है। कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस। जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होते हैं सब नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको बहुत डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि मेरी पता नहीं मैं बह जाता हूं फ्लो में। रेवेन्यू नेचर के जितने भी एक्सपेंस होते हैं या जो भी आइटम होता है वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक खासियत होती है कि ये साल के लास्ट में सभी चीजों को ट्रेडिंग एंड P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देता है। तो अगर ये रेंट है तो रेंट डायरेक्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर रेंट नहीं भी पे किया, एक साल के लिए मिल जाता है तुम्हें, तो अब तुमने रेंट एक महीने के लिए पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, अगले महीने पे कर देना। अगले महीने भी नहीं किया, एक साल तक भी आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं रेंट। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तुम रेंट मत दो, क्या मैन्युफैक्चरिंग तब भी होती रहेगी? बस हाँ, फैक्ट्री चलती रहेगी, उसमें माल बनता रहेगा। तुम रॉ मटेरियल मत खरीदो तो माल नहीं बनेगा। तो रेंट डायरेक्ट खर्चा नहीं है, परचेज करना रॉ मटेरियल डायरेक्ट खर्चा है। आप अपने मजदूरों को वेजेस मत दो, मजदूर आएंगे ही नहीं। आप अपने स्टाफ को सैलरी मत दो, वो आते रहेंगे। तो सैलरी डायरेक्ट खर्चा नहीं है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट नहीं है वो सब इनडायरेक्ट है। रेंट, सैलरी, कमीशन, जो भी ऐसा जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग डाला और देखो P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें समझाऊं 2 मिनट के लिए, रेंट इनडायरेक्ट है तो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। अब रेंट डेबिट में है, इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या कर देंगे आप? क्रेडिट, रेंट अकाउंट क्रेडिट खत्म करना होता है साल के लास्ट में। और कहां भेजकर? क्योंकि रेंट है तो P&L अकाउंट में जाएगा, तो P&L अकाउंट डेबिट। तो इसलिए आपको याद हो
पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड आने वाले टाइम में मैं सिखाऊंगा अभी 5-10 मिनट बाद, रेंट को डेबिट साइड भेजा जाता है। उसी तरीके से अगर वेजेस होता तो आप लिखते वेजेस टू कैश। वेजेस रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है, तो साल के लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आप करोगे वेजेस को क्रेडिट और डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट, इनको ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हैं। अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे कहीं पे आ जाए पास जर्नल एंट्री या पास ट्रांसफर एंट्री, प्रिपेयर मेक जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस, ऐसे करके, तो ट्रांसफर एंट्री में यही पी एंड एल और ट्रेडिंग अकाउंट में चीजों को ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की आप हेडिंग डालेंगे, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम। तो देखो कौन कौन से खर्चे आप दिखाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा पिछले साल का कुछ बच रहा है तो ओपनिंग स्टॉक से शुरू करना, फिर जो सामान खरीदा उसमें से रिटर्न माइनस कर देना, और जो बाकी के डायरेक्ट खर्चे, वेजेस, ये सब मैंने बताया। क्रेडिट साइड में सेल्स, अगर कोई रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न को माइनस कर लेना सेल में से, तो नेट सेल लिखा करना है यहाँ पे। कौन सी सेल? नेट सेल्स। फिर इस साल का पूरा खर्चा किया, कुछ सामान बिकने से रह गया, अगर कुछ सामान सेल नहीं हुआ तो आप क्या कर देना, उस क्लोजिंग स्टॉक को यहां से हटा देना। क्या करना? क्लोजिंग स्टॉक को हटा देना। एक सेकेंड बस। हाँ, तो जैसे आपने ओपनिंग स्टॉक से स्टार्टिंग की, जो पिछले साल का यूज हुआ, इस साल कुछ बच गया जो अगले साल जाएगा, तो उसको हटा दो यहां से, इस खर्चे में से निकाल दो। डेबिट में से हटाने के लिए उसे क्रेडिट साइड लिख देते हैं। अब अगर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा हुआ सेल और इसको जोड़ के, तो इधर के टोटल को पहले लिखना दोनों तरफ, ज्यादा में से ये कम वाला बैलेंस घटाना, तो आपका आंसर प्रॉफिट निकल कर आएगा। और अगर खर्चा ज्यादा हुआ तो पहले खर्चे का टोटल करना, दोनों तरफ यही वाला बैलेंस लिखना, इसमें से ये दोनों बैलेंस घटाना, तो आपका लॉस निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन आ गया, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। देख रहे हो आउटवर्ड? ओके, इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, आउटवर्ड का मतलब बनाने के बाद फैक्ट्री से बाहर निकालेंगे तो किराया भाड़ा दिया ट्रक वर्क को, ये नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस हो जाएगा, गैस फ्यूल और पावर मशीन को चलाने के लिए चाहिए होती है, आएगा। डॉक चार्जेस, ये ड्यूटीज होती हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह, तो सामान खरीदते वक्त देना पड़ता है, ये भी आएगा। फैक्ट्री का खर्चा भी आएगा, क्योंकि फैक्ट्री में सामान बनता है, अगर फैक्ट्री की लाइट कट जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी, तो ये आएगा। ऑफिस लाइटिंग, अगर ऑफिस की लाइट कटी भी रही, फैक्ट्री की आती रही, तो मैन्युफैक्चरिंग तो होती रहेगी, तो ये नहीं आएगा। तो हमें ये पहचानना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए हमारे पास। अगर कोई इनडायरेक्ट चीजें आ रही हैं, इनडायरेक्ट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उनको हम यहां से क्या कर दिया करेंगे? हटा दिया करेंगे, जैसे कि मैं आपको भी हटा के दिखाने वाला हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा हुआ है, आपको बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। चलो ठीक है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। ओके, मैंने यहां लिख कर दिया इसको। अरे भैया हटाओ, तुम कहाँ से आ गए? बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं इसका। ट्रेडिंग अकाउंट, हेडिंग डाल लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। आपको दिख रहा है सभी को? चलो ठीक है, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसको इधर ले जाते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है वो ओपनिंग स्टॉक, तो टॉप पर ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक 2,50,000। फिर लिखा हुआ है परचेजेस, क्योंकि हमने अभी पढ़ा परचेज से रिलेटेड रिटर्न भी है, तो परचेज को मैं 7 लाख को अंदर लिख लेता हूं, मैं माइनस करूंगा इसमें से रिटर्न, उधर लिखा हुआ है। अभी पहुंचते हैं तब लिखते हैं। सेल्स 18 लाख, ये भी इसलिए लिखा क्योंकि सेल्स रिटर्न भी माइनस कर लूंगा। फिर लिखा हुआ है वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना लिखा हुआ है? 2,06,000। फिर लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड में ले लूंगा 34,000, लेकिन जो कैरेज आउटवर्ड है मैं इसको नहीं लिखूंगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, मैं इसको भी लिखूंगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के तो खर्चे आएंगे, 2,48,000। फिर लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, मैं परचेज में से माइनस कर दूंगा परचेज रिटर्न, कितना? 22,000। ऐसा करने से ये हो जाएगा 6,78,000। ठीक है,
फिर लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न, मैं सेल्स में से माइनस कर दूंगा सेल्स रिटर्न 36,000, 1,76,000 फोर, सॉरी 1,76,000 कितना आएगा ये, 18 लाख है ये, तो ये आ जाएगा 17 लाख, एक सेकेंड, 17,96,400। अरे यार इतनी गंदी कैलकुलेशन कैसे हो सकती है मेरी, 30,000 तो ऐसी गया, 17,64,000। ठीक है, अब ठीक है। गैस फ्यूल एंड पावर, यहाँ पे गैस फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट खर्चा कितना, 75,000। डॉक चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, 8,000। फैक्ट्री की लाइटिंग डायरेक्ट खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा तो आएगा ना 96,000, लेकिन ऑफिस की लाइटिंग नहीं आएगी। ऑफिस की लाइटिंग क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऑफिस का खर्चा डायरेक्ट खर्चा नहीं होता। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए लिखा हुआ है, 6 लाख। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बच गया, यूज नहीं होगा तो उसको साइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल और आंसर चेक करते हैं। तो हमने सारी डायरेक्ट इनकम्स लिख ली, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए, अब बस इसका टोटल करना है। जैसा कि मैंने अभी डेमो देखा आपने, मेरी कैलकुलेशन कितनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई तो कैलकुलेशन से तो आदत हट गई, तो मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं आपके सामने ही। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे पास बैलेंसेस लिखे हुए हैं उनको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 17,64,000 प्लस 6 लाख, अगर कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे क्षमा करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले ही, एडवांस में कह रहा हूँ मैं। 23,64,000 इधर का ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ यही बैलेंस लिख लेते हैं। इसमें से सारा बैलेंस ये घटाएंगे तो जो आंसर आएगा उसको मैं कौन सा प्रॉफिट बोलूंगा, ग्रोस प्रॉफिट। अगर ये साइड ज़्यादा होती तो आंसर आता ग्रोस लॉस। इसमें से माइनस कर देते हैं 2,50,000, 6,78,000, 2,06,000, 34,000, 2,48,000, 75,000, 8,000, 960,000। तो 7,69,000 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि हम क्या बोलेंगे इसको, ग्रोस प्रॉफिट। और बच्चों ये आगे चल के ग्रोस प्रॉफिट ही आगे चल के इसमें कुछ इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस माइनस होंगे, और ऐसा करने से हमारा फिर नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, जिसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आपको इतनी बात क्लियर है सभी को, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब एक बीच में एक और टॉपिक आता है, ये ग्रोस प्रॉफिट से रिलेटेड ही है। अभी तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, कभी कभी हम बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। उसके लिए हमें हेल्प लगती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जिसको शॉर्ट में हम COGS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब होता है वो सारे खर्चे जो तुमने किए उन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए, अब ये तुमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी खर्चे किए, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, हर तरीके का, साथ में ओपनिंग स्टॉक और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया, ये सारा टोटल जो होता है ये आपका कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। जिस सामान को आप बेचने के लिए तैयार कर चुके हो उसको बनाने में आई लागत क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो सकता है ओपनिंग स्टॉक, जो कि मुझे चाहिए था, देखो लिखा था ना मैंने, ओपनिंग स्टॉक। ये सारी चीजें जोड़ दो, ग्रोस प्रॉफिट छोड़ देना, ये छोड़ देना, सारी चीजें जोड़ दो। लो सारी चीजें जोड़ देते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न होने के बाद नेट परचेज लिख लो, प्लस सारे खर्चे। मैं सबका नाम क्यों लिखूं अलग अलग, जब मैं इनको डायरेक्ट एक्सपेंस बोल ही रहा हूं। आप कहोगे परचेज भी तो डायरेक्ट, मेरे को लिख लेते हैं, क्या हो गया, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग बोलने में दिक्कत है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इसमें से हटा देते हैं। ऐसा करके क्या निकल कर आ जाता है हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो इन सबको प्लस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो। एक और फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, एक और फॉर्मूला भी है कि आपको पता है जो भी आप सेल करते हो, बताओ कोई भी बिजनेसमैन है जिसने एक पेन बनाया,
और उस पेन को बनाने में उसका खर्चा कितने रुपए का आया? 10 रुपए का। मान लीजिए कितने रुपए का खर्चा आया? 10 रुपए का। अब 10 रुपए का खर्चा करके उस बिजनेसमैन ने पेन बनाया, और अब उसे अगर उसको मार्केट में सेल करना है, क्या करना है मार्केट में? सेल। तो बताओ वो 10 रुपए में बेचेगा या 10 रुपए से ज्यादा में बेचेगा? आप कहोगे सर इसमें वो कम से कम 5 रुपए तो कमाना चाहेगा। 5 रुपए उसने प्रॉफिट जोड़ा, और ऐसा करके वो इसको कितने रुपए में सेल करेगा? 15 रुपए में। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेल के अंदर प्रॉफिट भी होता है और कॉस्ट भी होती है। जब उन दोनों को जोड़ा जाता है तो वो सेल वैल्यू बनकर आती है। तो मैं कहूं अगर मैं सेल में से, इस सेल्स में से ये प्रॉफिट हटा दूं, तो क्या वो वापस से मेरी कॉस्ट बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? तो मैं यही फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं कि सीओजीएस इक्वल टू नेट सेल माइनस प्रॉफिट भी होता है। और प्रॉफिट हमेशा सेल में कौन सा इंक्लूड होता है? ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि डायरेक्ट की कैलकुलेशन करके ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस निकलता है। तो हमने कहा ग्रोस प्रॉफिट सीओजीएस इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। आप ऐसे भी बोल सकते हो सेल्स इक्वल टू कॉस्ट, मतलब कॉस्ट मतलब सीओजीएस प्लस ग्रोस प्रॉफिट। आप ऐसे भी बोल सकते हो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। अपनी तरफ से अब इससे 4 फॉर्मूले भी तुम बना सकते हो। क्लियर? तो सीओजीएस अगर आए तो आप इस तरीके से उसको डील करना। अच्छा लो, कितना अच्छा हूं मैं। देखो मैंने आपको उस टॉपिक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लिखवाया है, मतलब दिया है। अब मैं आपको उसको समझाता हूं। कहते हैं कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड करना और सीओजीएस भी फाइंड करना। हमने कहा ठीक है कोशिश करेंगे। ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स भी है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा है, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस हो जाता है। क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, परचेजेस भी लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। अच्छा अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस निकालना है, एक मुझे बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन भी दिख रही है। और देखो सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट, बताओ अगर इस सेल में से मैं प्रॉफिट हटा दूं तो क्या सीओजीएस निकल सकती है? अगर मुझे सीओजीएस निकालनी है तो क्या मैं सेल्स में से, किस सेल्स में से? नेट सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दूं। नेट सेल देखो कितनी है, 16,000 में से 1,000 रिटर्न हटा दो तो सेल्स आई 15,000। अगर इस 15,000 में से मैं ग्रोस प्रॉफिट 6,000 रुपए माइनस कर देता हूं, ग्रोस प्रॉफिट 6,000 है, तो क्या मैं कह सकता हूं सीओजीएस मेरा 9,000 आ जाएगा? ठीक है सीओजीएस आ गया। अच्छा आप कहोगे नहीं सर हमने तो सीओजीएस का बड़ा फॉर्मूला सीखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज प्लस और भी डायरेक्ट खर्चे जो होते हैं बहुत सारे, और इसमें से हमने माइनस करना सीखा था क्लोजिंग स्टॉक। हमें तो ये वाला फॉर्मूला आता है। आपने इस फॉर्मूले को लगा के सीओजीएस क्यों नहीं निकाला? प्यारे बच्चों मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो है, मेरे पास परचेजेस भी है, मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, लेकिन मुझे ये निकालना है और मेरे पास ये नहीं है। अब किसी फॉर्मूले की दो दो इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है ना। जबकि अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे ये चाहिए था, मेरे पास ये भी था और ये भी था, तो जब 2 इंफॉर्मेशन है तो एक चीज निकल सकती थी। लेकिन जब 5 इंफॉर्मेशन में से 3 है और 2 मिसिंग है तो 2 इंफॉर्मेशन एक साथ निकालना मुश्किल होता है। तो मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने क्वेश्चन को करा, तो अब सीओजीएस आ गया। अब देखो मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्लोजिंग स्टॉक भी तो निकलवाने की थी। सीओजीएस कितना आया? 9,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5,000। नेट परचेज कितना है? 10,000 में से 900 माइनस करूंगा तो 9,100। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? कैरेज इनवर्ड 1,000। और क्लोजिंग स्टॉक मुझे चाहिए, ये तो मैं निकाल रहा हूं। 9 और एक 10 और 5 15, 15,100, 9,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं 15,100 में से 9,000 घटा दूं तो क्या मैं कह सकता हूं 6,100 मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा? तो मुझे अपना दूसरा आंसर भी मिल गया। तो एक तो क्वेश्चन ने पूछा था क्लोजिंग स्टॉक, मैं बोलूंगा ये आएगा 6,100। एक क्वेश्चन ने बोला था सीओजीएस, ये मेरी अमाउंट आ जाएगा 9,000। आया दोनों बात समझ में? बच्चों आपको समझ में आ रहा है? आप कमेंट करके बता देना, मेरी तारीफ कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो छोटे वाले फॉर्मूले से रिलेटेड ही है। मैं क्यों कह रहा हूं छोटे वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है? सेल्स लिखा है, ग्रोस प्रॉफिट लिखा है, देखो कितना छोटा क्यूट सा क्वेश्चन आ गया। ग्रोस प्रॉफिट और सीओजीएस दोनों फाइंड करो। आपके पास हमने एक इंफॉर्मेशन दी है, मैंने कहा लो नेकी और पूछ पूछ,
अभी करके दिखा देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला लगा देते हैं, COGS इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। कहते हैं जो ग्रोस प्रॉफिट होता है वो सेल्स का कितने परसेंट होता है, 40%। अब सेल अगर 8 लाख है तो 8 लाख का 40% 3,20,000। लो एक आंसर तो फेंक के मार दिया हमने इनके मुंह पे, ग्रोस प्रॉफिट पकड़ो 3,20,000। अब सेल्स अगर 8 लाख और ग्रोस प्रॉफिट 3,20,000, तो 8 लाख में से 3,20,000 माइनस करना, तो 4,80,000 रुपीज हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, COGS। एक और आंसर मुंह पे देगा हमारा। तो इस तरीके से हमने दो दो आंसर निकाल दिए। क्वेश्चन ने दोनों चीजें पूछी थी, दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर दी। कितना आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं अच्छा 35 मिनट की वीडियो हो गई है। कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोबारा यही निकालना है आपको कि दोबारा इतना आसान क्वेश्चन, इसे तो हम कर देंगे। मैंने कहा इतना भी आसान नहीं है, अब की बार थोड़ा सा चेंज है। इतना इजी होता तो मैं थोड़ी देता आपको करने के लिए। चलो तो मैं करके दिखाता हूं। कहते हैं सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट। मैंने कहा ओके ओके ओके। COGS इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है, 9 लाख, और ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन सेल। नहीं लिखा इस बार, क्या लिखा है इस बार, कॉस्ट। तो हमने कहा कॉस्ट तो मेरे पास है ही नहीं, तो कॉस्ट को मैं 2 मिनट के लिए क्या मानूंगा, एक्स। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा, 20% ऑफ एक्स। अब मैं इतने से पोर्शन को सोल्व करके दिखाता हूं। 20% हटा के 100 लिख दूं, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगा दूं, 20 से इसको कैंसिल कर दूं, 21 जा 20, 25 जा 100। तो 1 की x में मल्टीप्लाई करोगे तो x और अपॉन में 5। तो मैं इस पूरे की जगह में ये लिख सकता हूं x अपॉन 5। अब ये माइनस है, इधर आके प्लस, क्योंकि x में x अपॉन 5 प्लस हो सकता है। तो x प्लस x अपॉन 5 इक्वल टू 9 लाख। कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 रखते हैं, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 1 6, 6x अपॉन 5 इक्वल टू 9 लाख। 5 इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और 6 इधर डिवाइड में ले आते हैं। 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो यह आ जाएगा 7,50,000। ठीक है, तो ये 7,50,000 किसकी वैल्यू निकल कर आई, x की वैल्यू निकल कर आई। तो x आ गया 7,50,000। सेल्स कितनी है, 9 लाख। अगर 9 लाख और कॉस्ट 7,50,000 थी और मैंने माल को 9 लाख में बेचा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया बच्चों, 1,50,000 रुपए। ये मेरा कौन सा प्रॉफिट निकल कर आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस एक छोटे से ऑन कॉस्ट ने मुझे कुछ एक्स मानने पे मजबूर कर दिया, और जब जब एक्स मानना पड़ता है तो पता नहीं कितनी सारी बातें याद आ जाती हैं। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ऐसे सही हो जाता है, पर फिर भी कोई बात नहीं, मानना तो पड़ेगा ही। जवाब आपके, सॉरी सवाल तो आपके पेपर का है ना, इस वजह से मुझे सारी चीजें माननी पड़ जाती हैं, चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और वर्ड लिखा हुआ है, बहुत ही भारी नाम लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ये वही नाम है, शर्मा सरसों का तेल। ये काम करा था मैंने, है ना, यही बिजनेस तो खोला था सरसों के तेल का। इस तेल के लिए मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी। मैं किसान के पास जाता था, वहां से सरसों खरीदता था। अंदर मैंने इस तरीके की मशीनें लगवाई हुई हैं। फिर इन सरसों के सीड्स का यूज करके मैं क्या करवाता हूँ, फाइनली प्रोडक्ट बना के तैयार करता हूँ। तेल को बोतलों में भर के बेचता हूँ मैं, सिर्फ तेल ही बेचता हूँ बोतलों में, और कुछ नहीं बेचता हूँ मैं। ठीक है जी। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है सर, मैंने कहा बच्चों ये जो ग्रोस प्रॉफिट आया ना अभी, अगर इसमें मैं कुछ और ऑपरेटिंग खर्चे जैसे रेंट, ये भी मेरा मेन काम जो कर रहा हूँ उसी के लिए तो मैंने ऑफिस बिल बनाया है, उसी के लिए तो कुछ और मेन मेन एक्टिविटीज ही होती हैं, इनडायरेक्ट का ही पार्ट होती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट को भी 2 पार्ट में बांट देते हैं, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग जो बेमतलब की है, जिसका बिजनेस से ही लेना देना नहीं है, मतलब एक तो मेन काम, उसके अलावा ऑफिस से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको नॉन ऑपरेटिंग। तो कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ लो जो कि सेल ही होती है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस और घटा दो, जैसे रेंट छोड़ दिया था, सैलरी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाता है। फिलहाल आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, 12th में सीखना है इसको। ठीक है, बस एक नाम दिखा मुझे, मैंने इसको भी लिख दिया। मैंने कहा मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, वरना बच्चे कहते हैं ये वीडियो काफी नहीं है, और भी कुछ होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया। ओके, अब आ जाते हैं आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। डायरेक्ट तो हो गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब जो ग्रोस प्रॉफिट आया
ट्रेडिंग अकाउंट में उस ग्रोस प्रॉफिट को यहां लिख लिया जाता है स्टार्टिंग में। अगर ये ग्रोस लॉस होता तो मैं इधर की तरफ लिखता, क्योंकि ग्रोस लॉस इधर आता ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो ये क्रॉस में इधर लिख दिया जाता, और डेबिट साइड में प्रॉफिट आता है उसको इधर की तरफ लिख दिया। अब इनडायरेक्ट इनकम, जैसे वही ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, तो इनडायरेक्ट ही है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। सैलरी, रेंट, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, लॉस, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, और पता नहीं कितने सारे खर्चे जो भी तुम्हें दिखे डायरेक्ट के अलावा सब यहां डेबिट साइड, और जो भी इनकम दिखे सब क्रेडिट साइड। अब इन इनकम और एक्सपेंसेस का करना कंपैरिजन, और कंपैरिजन करके जो तुम्हारा आंसर आएगा या तो वो आएगा नेट प्रॉफिट या निकल कर आएगा नेट लॉस। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस निकल कर आएगा। क्लियर है आपको यहां तक की मेरी बात? 40 मिनट 18 सेकंड, लंबी होगी वीडियो, पर अभी थोड़ा सा मैटर और बच रहा है, बच्चों टिके रहना प्लीज, है ना, क्योंकि समझना है तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अब अगर 12-15 दिन चलने वाला टॉपिक जो दोनों चैप्टर को मिला के 10 से 12 दिन लगते हैं, अगर एक एक घंटे के हिसाब से देखा जाए हर दिन, ट्यूशन में पढ़ लो चाहे स्कूल में, अगर मैं उसको आपको 1 घंटे 15 मिनट में करा रहा हूँ पूरे 15 दिन का काम सारी बातों के साथ, तो प्लीज़ इस इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ी देर टिक कर बैठना पड़ेगा। देखो आपके पास फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से थोड़ा छोटा करते हैं और लेकर चलते हैं अपने थोड़े साइड में, ये यहाँ पे ले आते हैं और छोटा कर दो इसको, बस हमें तो इन्फॉर्मेशन चेक करनी है ना मेन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अमाउंट, अच्छा लाइंस पर मत जाना, ये तो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी खींच रहा हूं मैं, आप थोड़ी सीधी खींच लेना। चलो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है तो शुरुआत भी किस प्रॉफिट से होगी? ग्रॉस प्रॉफिट से। कितना? 1,30,000। रेंट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है लेकिन, तो इसलिए डेबिट साइड। रेंट कितना लिखा हुआ है? 5,000। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 35,000। 35 ही है ना? हाँ चलो 35 ही मान के चल रहा हूँ मैं इसको, 85 होगा तो पता नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। कमीशन पेड, कमीशन पे है तो खर्चा, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड 19,000। अब आप कहोगे सर पेड नहीं लिखना, लिख लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा, लोन ले रखा है उस पर ब्याज पे किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस 5,000। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके आगे अकाउंट नहीं लिख लगा सकते, लगा देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मन में सवाल आ रहे हो वो सब कर देना तुम, इससे नंबर नहीं कटते। एडवर्टीजमेंट खर्चा, कितने रुपए एडवर्टीजमेंट में? 8,000 रुपए खर्च हुए। इंटरेस्ट रिसीव, लो जी रिसीव भी हो रहा है, कहीं पे किसी को ब्याज पे पैसा दे रखा होगा, पैसा आ रहा वापस लौट के, 8,000 रुपए मिले। डिस्काउंट अलाउड किया, नुकसान करा अपना, किसी को पैसा दिया था अब वो पैसा देना आया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, लो जी नुकसान कर लिया अपना। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, अब की बार फायदा हुआ, हमने किसी को कुछ अमाउंट दिया होगा, उसने हमें पैसा दिया कि चलो कम दे दो थोड़ा सा, लो जी 6,000 रुपए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट खर्चा, स्टेशनरी वगैरह का, प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा, इसका माल को बनाने से कोई लेना देना नहीं है। लीगल चार्जेस डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट खर्चा 10,000 रुपए। ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट खर्चा। लॉस बाय फायर, नुकसान हो गया, जितने भी लॉस हो सारे के सारे इधर ही आएंगे। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? 6,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन लॉस 4,000 रुपए। मिसलेनियस इनकम, बच्चों मिसलेनियस का मतलब होता है छोटी छोटी इनकम्स होती हैं जिनको एक एक नाम अलग ना देके इकट्ठी जोड़ के बता दिया है कि 2,000 रुपए तुम्हें कुछ आए थे कहीं से जुड़ जुड़ा के, बस जोड़ो जी। इधर का ज्यादा है, 8, 6, 14, 15, 16, 1,46,000, 1,46,000, इसमें से माइनस कर दो इधर का, 35, 5, 40, 50, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
1,10,000, 1,10,000 में से 1,46,000 घटाओगे तो बचेगा 36,000। कैलकुलेशन पे शक मत करना मेरी, बन के दिखा रहा था वो, जो मैं गलत करके दिखा रहा था, बहुत तेज है मेरी कैलकुलेशन। आंसर आएगा नेट प्रॉफिट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 36,000। ये वो प्रॉफिट होता है जिसमें से मैं टैक्स भी पे करता हूं, अगर ये टैक्स पे करने लायक होता है। हमारे इंडिया में ऐसा है ना कि इतने अमाउंट होगी तो आप टैक्स पे करोगे, इससे कम होगी तो टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये अमाउंट 36,000 बहुत कम है, ज्यादा होती तो इसी अमाउंट पे मैं टैक्स पे करता, इसी में से मैं अपने घर भी लेके जाता अगर मैं मालिक हूं, इसी में से मैं कुछ बिजनेस में फ्यूचर के लिए जोड़ के रखना होता रिजर्व, वो भी बनाता। ये सब इसी नेट प्रॉफिट में से किया जाता है। लेकिन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ा, ग्रोस प्रॉफिट, वो भी कौन सा अकाउंट बनाकर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, जो कि मैंडेटरी होता है। क्लियर, वेरी गुड। लाइक करना तो तुम वीडियो को, ठीक है, मुझे ऐसे याद आ गया थम्स अप देख के कि लाइक करते हैं ऐसे। ओके, फाइनली परफॉर्मेंस चेक कर हो चुकी है, पोजीशन चेक करने का टाइम आ चुका है। परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिट लॉस चेक करना था, अब ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस चेक करना भी सीख लिया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस चेक करना भी सीख लिया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैलेंस शीट पर, जिसको पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है। अब बच्चों ये पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब हमारी एसेट्स, एक तराजू में इसके पास क्या होती हैं, लाइबिलिटीज, इधर की तरफ लाइबिलिटी लिखते हैं, ठीक है, और इधर की तरफ एसेट्स होती हैं। और ये दोनों हमेशा, इन दोनों का टोटल बराबर आता है, क्योंकि जितना पैसा मैंने बाहर से लिया, मालिक से लिया, उन सबको मैंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्ट नहीं किया होगा तो कैश की फॉर्म में पड़ा होगा, तो ये हमेशा बैलेंस चलता है। ठीक है जी। तो बैलेंस शीट का मतलब होता है एक तरफ एसेट्स और एक तरफ आप लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर्मेट आपको सबको पता ही होगा, इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है, इसका नाम ऊपर बैलेंस शीट होता है, इधर की तरफ लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं और इधर की तरफ एसेट्स लिखी जाती हैं। इस तरीके के एक फॉर्मेट हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स। आपको दोनों चीजें बनानी है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, और आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। हमने कहा वही समय आ गया है तुम्हें छोटा करके एक कोने में भेज देने का, कोना पकड़ लो अब तुम। हम बनाते हैं। एक तो क्वेश्चन ने बोला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो देखो दोनों अकाउंट कैसे साथ बनते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है दोनों अकाउंट साथ बनाने में कि सर कैसे बनते हैं दोनों साथ में, तो ऐसे करते हैं। इधर की तरफ क्रेडिट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, इधर डेबिट लिखते हैं, और ऊपर हेडिंग डालते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ऊपर हेडिंग डल जाती है। इधर की तरफ बैलेंस शीट, दोनों चीजें बना लेते हैं ना। एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट। ले आओ जी, चीजों को ले आओ। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक। ये जो स्टॉक यहां लिखा हुआ है इसको आप ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। आपको क्यों, मैंने कहा हर बार बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ही रहेगा, तो इसमें इफ और बट नहीं है। टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में टॉप पर जाता है, आपने 20,000 लिख दिया। फिर लिखा हुआ है कैश, एसेट होती है, आपने एसेट साइड में 5,000 रुपीज लिख दिए। फिर लिखा हुआ है बैंक, एसेट होती है, आपने क्रेडिट साइड में 10,000 लिख दिए, मतलब एसेट साइड में, सॉरी। फिर लिखा है कैरेज ऑन परचेज, बताओ सामान खरीदने में कुछ कैरेज पे किया तो डायरेक्ट खर्चा होगा ना, तो इसको कैरेज इनवर्ड भी बोल सकते हो। कितने रुपए, 1,500 रुपीज। फिर लिखा हुआ है परचेजेस, डायरेक्ट खर्चा। परचेजेस कितना लिखा हुआ है, 1,90,000, बहुत रुपए का सामान खरीद दिया भाई इसने तो। फिर लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स, आपको पता है लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखा जाता है सबसे पहले, और जो भी कैपिटल होगी उसमें से ड्रॉइंग्स को क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो ड्रॉइंग्स कितनी है मेरे पास, 9,000। अभी जब कैपिटल आएगी तब लिख दूंगा, ठीक है, फिलहाल मैंने ड्रॉइंग लिख दिया है। वेजेस, डायरेक्ट खर्चा, कितने रुपए लिखा हुआ है, 55,000। वेजेस के बाद लिखा हुआ है मशीनरी, मशीन मेरी एसेट होती है, मैं एसेट साइड में जाके मशीनरी लिख दूंगा, कितना, 1,00,000 रुपए। फिर लिखा हुआ है डेटर्स, ये भी मेरी एसेट होती है, करंट एसेट्स होती हैं, डेटर्स 27,000। फिर मेरे पास लिखा हुआ है पोस्टेज, ये इनडायरेक्ट है। अब देखो मैं ऊपर की तरफ ट्रेडिंग मान लो, मैंने दिमाग में अकाउंट दो ही बन रहे हैं, ये ट्रेडिंग ये P&L, मैंने दिमाग में दो अलग अलग फॉर्मेट ना बना के बस इसी फॉर्मेट को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैंने कहा अब यहाँ पे एक दो लाइन में मेरा ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी होगी, तो मैं एक दो तीन लाइनें छोड़ के फिर लिख देता हूं पोस्टेज, इनडायरेक्ट खर्चा होता है। कुरियर करना, किसी को पोस्ट करना, इसका माल बनने ना बनने से क्या लेना देना, तो पोस्टेज मैंने लिख दिया 300 रुपए।
सन्ड्री एक्सपेंस, मैंने कहा और कुछ खर्चे होंगे, कहीं नहीं लिखा ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो मैंने इसको भी यहीं लिख दिया इनडायरेक्ट में। रेंट, ये भी इनडायरेक्ट हो गया, ये लिखा रेंट, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन रेंट है 4500, अगर छोटा है ज़्यादा हो रहा है ये तो दिख नहीं रहा होगा। फर्नीचर एसेट 35,000। सेल्स इनकम, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में 2,45,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 10,000। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी होती है ये भी। कैपिटल 2 लाख, 2 लाख में से 9,000 माइनस करोगे तो 1,91,000 बचा, 1,91,000। ये क्या बन गया, अच्छा अजीब सा लग रहा है ना, ठीक है इसको साफ से लिख देता हूँ, 1,91,000। और लास्ट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे खत्म करते हैं तो इधर लिखते हैं, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक होता है कि हमने इसमें से इसको हटा दिया, खर्चे में से इस स्टॉक को निकाल दिया, तो ये बचा हुआ स्टॉक मेरी एसेट बन जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को एसेट साइड भी लिखना पड़ता है आपको, दो जगह लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। अब करते हैं इसका टोटल। 8 5 13, 2,53,000, इधर का ज़्यादा है, 2,53,000। मुझे तो डब की वर्ड यही ज़्यादा लग रहा है। हाँ बच्चों ग्रोस लॉस में चलेगा, इस बार तो नुकसान हो रहा है, अगर आपने कैलकुलेट करा हो तो अपन ने देखा होगा इधर का ज़्यादा है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, गड़बड़ होगी थोड़ी सी, पहले मुझे इधर का साइड का टोटल करना चाहिए था। हाँ करते हैं, 5 और 1 6, 9 और 5 14 15 16, और 1 और 1 2, 2,66,500। इसमें से अब ये माइनस कर दो तो आएगा निकल के आंसर ग्रोस लॉस। 2,53,000 माइनस कर दो, 2,53,000 माइनस कर दो तो 500 एज इट इज़, 6 में से 3 गए 3 और 6 में से 5 गए 1, तो आपका ग्रोस लॉस कितना निकल कर आ गया, 13,500। क्या किया मैंने, इधर का टोटल पहले किया क्योंकि ज़्यादा था, दोनों तरफ ये लिखा, इसमें से इन दोनों को घटा दिया तो ये आंसर आ गया। ग्रोस लॉस होगा तो इधर, प्रॉफिट होता तो उधर जाता, 2 ग्रोस लॉस 13,500। इधर कुछ भी नहीं है तो पहले इधर का ही टोटल होगा, 17 और 3 2,000, 6,000, 19 और 1 20, ये आ गया 20,000, इधर भी 20,000। तो ये आंसर निकल कर आया इस बार नेट लॉस। अगर इनकम ज़्यादा होती तो नेट प्रॉफिट आता, एक्सपेंस ज़्यादा है तो 20,000 का नुकसान हो गया। जितना भी लॉस होगा वो साल के लास्ट में जाके मालिक के अकाउंट से घटेगा। आप कहते अगर प्रॉफिट होता, इधर प्रॉफिट आता तो ये नेट प्रॉफिट भी मालिक के अकाउंट में ही ऐड हो जाता। तो मैं इस 20,000 को इस बार यहाँ से माइनस करने जा रहा हूँ। अगर यही प्रॉफिट होता नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट मालिक के अकाउंट में मैं जोड़ देता सारा का सारा। 19 में से 20 घटाओगे तो ये हो जाएगा 17, 1,71,000। अब दोनों तरफ का टोटल करते हैं, ये बराबर आना चाहिए तो क्वेश्चन ठीक माना जाता है। 17 81 और 4 85, 1,85,000। ऐसे इसको करके देख लेते हैं, 3 2 5 62 70 80, 1,85,000। ये आया दोनों तरफ का टोटल बराबर, तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है, ठीक कर दिया है। बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर जैसे आपको करना है, आपको ठीक लगना चाहिए। क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अब तक हमने देखा जाए तो 18 चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है। तो अब आपको कोई इतनी देर में 18 खत्म हुआ, 19 कब तक होगा? अब 19 कुछ है ही नहीं, यही 18 है, यही 19, बस अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट, इसी के नीचे जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो इसके नीचे 2-4 बातें और मिलेंगी, उन्हीं को बस यहाँ पे प्लस माइनस करना सिखाते हैं। वो चैप्टर नंबर 19 है जिसको एडजस्टमेंट करना बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब आप मुझे बताओ, आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए? आप कहोगे सर वो भी तो क्वेश्चन कराना था। मैंने कहा तो मैं लाया हूं ना तुम्हारे लिए लिख के, तुम ऐसे क्यों सोचने लग जाते हो कि मैं तुम्हें बीच में धोखा दूंगा? मैं हूं नहीं धोखा दूंगा तुम लोगों को, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा।
मैंने क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से उठा के लिख दिया है, मैं पढ़ लेता हूँ इसको, क्या क्वेश्चन की डिमांड है। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ नारायण 31 मार्च। अच्छा, ये टी एस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, ये टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। अब ये कौन सा है ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं इस नाम से पहचान गया हूँ, नारायण करके तो वही है। अब ये कैपिटल वगैरह लिखी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक 2,06,000 वेयर एज नेट रिलाइजेबल वैल्यू 2,05,000। हमने आपको सिखा रखा है अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू हो तो दोनों में से जो कम होती है वो लिखनी होती है। अब आप मुझे बताओ 2,06,000 और 2,05,000 में से ये कम है, तो क्योंकि 2,06,000 रुपये कम है तो इसको लेंगे आप, क्योंकि ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होती है। ये कम होती तो इसको लिखते, ये कम है तो ये लिखेंगे। डेप्रिसिएशन प्रीमिसेस पे और फर्नीचर पे लगेगा, तो कहीं पे आपको बिजनेस प्रीमिसेस लिखा दिख रहा हो पॉइंट लगा लो, और फर्नीचर फिक्चर्स लिखा दिख रहा हो इस पे पॉइंट लगा दो। इसके अलावा हमारे पास लिखा हुआ है प्रोविजन बनाओ 5% डेटर्स के ऊपर, तो कहीं डेटर लिखा दिखे उसको पॉइंट लगा दो। कैरी फॉरवर्ड 2,000 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस को पॉइंट लगा दो। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है बेटा प्रीपेड, अनएक्सपायर का मतलब जिसकी एक्सपायरी डेट अभी नहीं है, फ्यूचर में आएगी, और जिसकी भी फ्यूचर में एक्सपायरी डेट आती है उसको आप क्या बोल देते हैं, एडवांस। तो ये एक एडवांस इंश्योरेंस लिखा हुआ है आपके पास। कौन सा इंश्योरेंस लिखा हुआ है, एडवांस। इसके बाद लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी को पॉइंट लगा दो, कहीं सैलरी दिख रहा है, ये रहा, इसको पॉइंट लगा दिया। कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। मैंने इनका ओके, तीन चीज बनानी है। फिर से हम इसको इसकी असली औकात दिखा देते हैं, नहीं दिखाते, अगले पेज पर चलते हैं, क्योंकि इसको मैं छोटा करूंगा तो ये सारे पॉइंट पॉइंट जो है हट जाएंगे। अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर फॉर्मेट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे हो कि क्या दौरे पड़ रहे हैं तुमको, मैंने कहा दौरे नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं मैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। कैपिटल को किधर की तरफ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड, तो मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल। और वैल्यू कितनी, अब थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे बदलने में बार बार, तो 3 लाख रुपीज की कैपिटल लिखी हुई है। ओहो, इनर कॉलम में लिखनी थी ना। आप कहोगे तुम्हारा इनर कॉलम तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मैंने कहा बच्चों ये मेरा इनर कॉलम है, ये मेरा आउटर कॉलम है, तो मैंने कैपिटल लिख दी 3 लाख, माइनस प्लस करके इधर की तरफ लिखूंगा, ये लाइन है यहाँ पे अमाउंट वाली, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉइंग 50,000, मैंने कहा ये यहाँ से माइनस हो जाएगी, ड्रॉइंग्स 50,000, ऐसा करने से ही रह जाएगा 2,50,000। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स एसेट होती है, एसेट साइड में लिख देते हैं, कितने रुपए की, 26,000 रुपए की, इनर कॉलम में। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है नीचे से देख के, मतलब इसमें कुछ प्लस माइनस होगा एडजस्टमेंट पढ़ के, तो मैंने उसे अंदर लिखा, और मैं एक लाइन छोड़ूंगा और एक लाइन छोड़ के अब आगे बढ़ूंगा। तो लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, मतलब करंट लाइबिलिटी, तो मैं लाइबिलिटी साइड लिख दूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी है, 42,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने रुपए लिखे हुए हैं, 1,38,000 रुपए, तो यहां पे हम लिख देंगे क्रेडिटर भी लाइबिलिटी होती है, 1,38,000 रुपए, ये क्रेडिटर लिख दिया। फिर लिखा हुआ है बिजनेस प्रीमिसेस, एसेट होती है, एक लाइन छोड़ रखी है, प्रीमिसेस शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, है ना। प्रीमिसेस की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, इस पे भी पॉइंट है, तो मैं इसे भी अंदर की तरफ लिख लेता हूं 2 लाख रुपए को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2,20,000, ओपनिंग स्टॉक तो टॉप पे लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 रुपए, टॉप पे लिख दिया। इसके बाद डेटर्स एसेट, एक लाइन छोड़ के हमने डेटर्स लिखा, डेटर्स की वैल्यू फिर देखना भूल गया, डेटर्स है 1,80,000 रुपए, है ठीक है क्या, ठीक है। रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार से रेंट, तो ये आपकी इनकम हो गई। अब ये हुई इनडायरेक्ट इनकम,
डायरेक्ट तो सेल होती है, तो मुझे पता है कितनी लाइनों में आ जाएगा बच्चों। आप कहोगे सर ये क्या तरीका हुआ है, कितनी लाइनें छोड़नी है। मैंने कहा कुछ मत सोचा करो, लो मैं गिन के छोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनों में तो आ ही जाएगा। 9वीं लाइन में लिख लेता हूँ बाई रेंट, इनकम है तो क्रेडिट साइड, फ्रॉम टेनेंट। और कितने रुपए का टेनेंट से रेंट मिला है मुझे, रेंट मिला है टेनेंट से 10,000 रुपये। ठीक है, फिर लिखा हुआ है परचेजेस, कहीं पे परचेज रिटर्न तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो परचेज, अरे यार अमाउंट देखा तो 11 लाख टू परचेजेस, डेबिट साइड ओपनिंग वो ट्रेडिंग अकाउंट में 18 लाख रुपए की परचेजेस। क्या बिजनेस चला रहे हैं भाई ये लोग। परचेजेस के बाद है सेल्स 15 लाख और रिटर्न भी है, तो ठीक है सेल्स क्रेडिट साइड 15 लाख, इसमें से माइनस होगा रिटर्न 20,000, 14,80,000 रुपये। ये आउटर कॉलम है, ये इनर कॉलम है मेरा। ठीक है जी, इसके बाद डिस्काउंट डेबिट डिस्काउंट क्रेडिट, डेबिट में है 16, क्रेडिट में है 20। जो डिस्काउंट डेबिट है वो तो है लॉस P&L अकाउंट में, और जो मेरा क्रेडिट है वो मेरा प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड में दोनों बार डिस्काउंट, और इसमें लिखूंगा मैं 20,000। सबको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, ओके। इसके बाद लिखा हुआ है इंश्योरेंस 20,000, ये भी इनडायरेक्ट खर्चा है इंश्योरेंस, लेकिन इसमें मैंने पॉइंट लगा रखा है तो मैं इसे इनर कॉलम में लिखूंगा 20,000 और एक लाइन छोड़ दूंगा। इंश्योरेंस के बाद लिखा हुआ है मेरे पास जर्नल एक्सपेंसेस 40,000 रुपये, तो एक लाइन छोड़ के मैंने लिख दिया जनरल एक्सपेंसेस 40,000 रुपये। जर्नल एक्सपेंस के बाद लिखा हुआ है मेरे पास सैलरी 90, ठीक है, टू सैलरीज, इस पे भी पॉइंट है तो इनर कॉलम में लिख लेता हूँ 90 है। सैलरी के बाद क्या लिखा हुआ है, कमीशन डेबिट साइड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिख दूँ। कमीशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट तो नहीं था, कमीशन 22,000, कमीशन डेबिट का मतलब खर्चा है। लो थोड़ी सी जगह यहाँ बच रही है, यहाँ लिख देता हूँ, मुझे थोड़ी नीचे जाना पड़ेगा बच्चों। आप कहोगे हम कहाँ लिखें, आपने तो लाइन छोड़ रखी है, नीचे आपके पास जगह है, स्पेस है, आप वहाँ लिखो। कमीशन कितना था, 22,000। कमीशन के बाद क्या लिखा हुआ है, कैरेज ऑन परचेज, डायरेक्ट खर्चा, कैरेज ऑन परचेज, परचेज करते वक्त अगर कोई भी खर्चा होगा कैरेज वगैरह तो ये इनवर्ड माना जाता है। कितना, 18,000। बैड डेट, लो लिख ही लेता हूँ लास्ट में, बैड डेट ही लिख देता हूँ यहाँ। डूब गया बेटा पैसा, मर गया, मर गया पैसा, नुकसान हो गया 8,000 रुपये, लो 8,000। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारी चीजें तो हमने जहां जहां फेंकनी थी फेंक दी। एडजस्टमेंट पे आ जाओ, 1 घंटे 2 मिनट, ओके हो ना। यहीं छोड़ दूं कि इस क्वेश्चन को ना कराऊं, अब आगे करा दूं। अब जैसे कहोगे, अब क्या ही बोलोगे, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा, अब आप पता नहीं क्या सोच रहोगे। चलो मैं करा देता हूँ। लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, वैसे भी मैं कराता ही, आप मना करते, अगर लाइव भी होते और मना करते तो भी कराता। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कम वाला लेना है, 2,06,000। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो हमने बताया था, यहां से तो हटाते हैं, 2,06,000 रुपये, और ये एसेट बन जाती है तो इसको इधर लिख दिया जाता है 2,06,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, बिजनेस प्रेमिसिस पे 3 और फर्नीचर पे 2,500, प्रेमिसिस पे 3 और फर्नीचर पे 2,500। डेप्रिसिएशन का मतलब इनकी वैल्यू को घटाना, दोनों की वैल्यू घटा दो। 26,000 में से 2,500 माइनस होकर रह गया 23,500, और 2 लाख में से 3,000 घट के ही रह गया 1,97,000। बताओ 2,500 और 3,000 दोनों ही मेरे लॉस होंगे, तो P&L में डेबिट साइड। मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं ऊपर की तरफ बढ़ता चल रहा हूँ अब, क्योंकि जगह बच रही है मेरे ऊपर पास, ऊपर है P&L अकाउंट में ही। कितना, 3 और 2 5, 5,500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा। आप कहोगे अलग अलग नहीं लिखेंगे, नहीं इकट्ठा करके लिखो डेप्रिसिएशन, 3 और 2 5, 5,500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। डेटर पे डाउटफुल डेट, डाउटफुल का मतलब होता है शक हो रहा है, 5%। हमें डेटर के ऊपर शक है कि मेरा पैसा डूब सकता है, तो मैं उसके ऊपर 5% प्रोविजन बनाऊंगा। देखो 1,80,000 के ऊपर मुझे शक है 5%, 1,80,000 का 5% होता है 9,000 रुपीज़, तो मैंने इसमें से 9,000 रुपये कम कर दिए क्योंकि मुझे शक है।
मेरे मार्केट में 1,71,000 1,71,000 के डेटर रह गए। 9,000 रुपए के डेटर डूब सकते हैं, डूब सकते हैं तो ही मैंने लॉस मान लिया, डूब गए तो अलग बात है, मुझे शक है तो मैंने लिख दिया। अब आप बताओ, अगर ये 9,000 रुपए का लॉस हो सकता है तो इसको भी मैं कहां लिखूंगा? पी एंड एल में डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना? 9,000 रुपए। यहां से हटाया क्योंकि लॉस है, तो पी एंड एल में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, डबल एंट्री होगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो एक ही जगह लिख के छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 2,000 रुपए इंश्योरेंस में ऐसे थे जो कि इस साल नहीं अगले साल, अनएक्सपायर्ड अगले साल एडवांस में जमा कर रखे हैं। जो एडवांस है उसको यहां से माइनस कर देते हैं, एडवांस हटा दो यहां से। जो चीज इस साल की है ही नहीं वो इस साल क्यों लिखे हैं? कहते हैं इंश्योरेंस में 2,000 रुपए अनएक्सपायर्ड एडवांस हैं, मैंने कहा हटा दो। असली में इंश्योरेंस कितने था इस साल का? हमें इसी साल की चीजें लिखनी है, मैचिंग प्रिंसिपल, तो 18,000। मैंने कहा अगर खर्चा एडवांस में कर दिया जाता है तो वो मेरी एसेट बन जाती है, तो एडवांस इंश्योरेंस मेरी करंट एसेट बन जाती है, मैं अपनी एसेट साइड उसको रिकॉर्ड कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं। सैलरी बकाया है 15,000 रुपए आउटस्टैंडिंग। अब देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब था इस साल की सैलरी थी और तुमने जमा नहीं कर रखी, तो हमने कहा जमा कर देंगे, एड आउटस्टैंडिंग। एडवांस था तो हटाया, नहीं जमा कर रखा तो जोड़ेंगे। 1,05,000 रुपए, 15,000 रुपए की सैलरी बकाया थी। आप कहोगे सर इसकी दूसरी एंट्री, मैंने कहा अगर मैंने खर्चा पहले ही कर दिया था तो मेरी एसेट बनी थी, अगर खर्चा मैंने नहीं दिया तो मेरी लाइबिलिटी बनती है। मुझे लाइबिलिटी साइड लिखना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कितने रुपए लिखना होगा? 15,000। तो इस तरीके से आपको हर एडजस्टमेंट को चेक करना है कि ये कहां कहां प्लस माइनस हो सकती थी, और उसको प्लस माइनस करके ही आपको क्वेश्चन को पूरा करना होता है। आपको मेरी बात क्लियर होगी, समझ में आया? क्वेश्चन ने कहा बस इतनी ही बात थी, हमने कहा ठीक है। अब इसको फिर से क्या करना होगा आपको? प्लस माइनस। लो मैं पेन का कलर बदल देता हूं, कुछ अच्छा सा कलर मिल जाए। अच्छा तो खैर हमें क्या ही मिलेगा, कुछ ऐसा सा मिल जाए तड़कता भड़कता सा। लो कुछ ऐसा कलर दिख गया है मुझे, आओ। ₹14,80,000 में ऐड कर देते हैं 2 लाख, तो 16,80,600, 16,80,600। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा ये मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया है। ये जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आप इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे ग्रोस प्रॉफिट के नाम से। अब ये काम आपका है प्लस माइनस करने का, वो यहां लिखेंगे आप, ये अमाउंट आप इधर लिखेंगे, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे। पहले इसका टोटल यहां लिखेंगे, इस टोटल को ही यहां लिखेंगे, इस टोटल में से आप ये सारा अमाउंट माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट, जो कि आप यहां लिखेंगे। ये आपका काम है, मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आपने मुझे कमेंट करके बताया तभी मुझे लगेगा कि आप यहां तक रुके भी थे और आपको चीजें समझ में भी आई थी, वरना आप बीच में छोड़ के भग जाओगे तो भग जाना। अगर आप सीखना चाहते हो ना तो आपको करना पड़ेगा, और अब क्या भगोगे, भग तो चुके होगे। अगर यहां तक टिके हुए तो आपको सब समझ में आया होगा। इस टोटल में से आपने ये सब घटाया तो आपका नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा आपने उसको यहां ऐड करना है। ये वाला जो आंसर आएगा आपका, उसको आपको यहां पे नेट प्रॉफिट को यहां पे ऐड करना। और बच्चे फिर इसका टोटल और इसका टोटल मैच हो जाएगा। मैच का मतलब बराबर आ जाएगा, और बराबर आते ही समझ लेना आपको चीजें भी समझ में आ गई और आपने क्वेश्चन को भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है। तो मेरा मानना है कि इस 1 घंटे 10 मिनट लगभग 10 मिनट 1 घंटे 10 मिनट मतलब 70 मिनट की वीडियो में मैंने आपको पूरा सार समझा दिया इन दोनों ही चैप्टर का, कि इन दोनों चैप्टर्स में बेसिकली आपको करना क्या होता है। अब बस जरूरत है तो आपको इस चैप्टर की, एडजस्टमेंट वाले चैप्टर की, जो मैंने ब्लू कलर से एडजस्टमेंट कर रखी है, इस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। और आपको डाउट्स भी आएंगे, आप उसे स्कूल के टीचर से, ट्यूशन टीचर से या नेट पे क्लियर कर सकते हो। लेकिन कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन को करने का कोई तरीका नहीं बदलेगा, आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं और आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। इन क्वेश्चन के आंसर भी आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप यहां तक रुके थे और आपने क्वेश्चन की प्लस माइनस कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाला है, ठीक है। हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वन शॉट वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको फिर से एक टॉपिक को पूरा क्लियर कराएंगे। एक छोटी वीडियो, बड़ी लेंथ उस चैप्टर की वेटेज के हिसाब से और उसके टॉपिक के हिसाब से पे डिपेंड करती है कि कितनी बड़ी वीडियो बन सकती है, ठीक है। आप अपना ख्याल रखना। आज
के दिन की आपको 22 जनवरी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।